हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले प्रकार को पढ़ा था, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझिए। और श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना अनिवार्य होगा। तो आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में होता ये है कि हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास दो संधारित्र हैं जिनकी धारिता 2 फैरेड है। ठीक है, हमारे पास दो संधारित्र हैं जिनकी धारिता 2 फैरेड है। अब हमको जब परिपथ बनाना है तो हमको आवश्यकता है 4 फैरेड धारिता वाले संधारित्र की। और हमारे पास अवेलेबल क्या है, 2 धारिताएं हैं, 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 2 फैरेड हैं। अब हमको 4 फैरेड धारिता वाला अगर संधारित्र का उपयोग करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट से जाके 4 फैरेड संधारित्र लेकर आना पड़ेगा, या फिर हमको फिजिक्स के अनुसार इन संधारित्रों को आपस में इस प्रकार संयोजित करना होगा, इस प्रकार जोड़ना होगा कि हमारी कुल धारिता 4 फैरेड हो जाए। इसके लिए हम उपयोग करते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में होता ये है कि हमारे पास यदि 3 संधारित्र हैं, मान लेते हैं ये 2 और ये 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। इन संधारित्रों को हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु से तीनों को ऐसे जोड़ देते हैं, पहले प्लेट को, और दूसरे प्लेट को भी हम ऐसे एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक, इसका नाम दे देते हैं X और इसका नाम दे देते हैं Y। ठीक है, क्या किया, हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1 धारिता की, C2 धारिता की और C3 धारिता की। तीनों की धारिताएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अब तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को हम एक बिंदु से और दूसरे प्लेट को एक बिंदु से इस प्रकार से जोड़ दिए तो ये क्रम, ठीक है, क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। फिर से हमारे पास 3 संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। और अब इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से ऐसे जोड़ देते हैं, जिस बैटरी का विभव या विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, ये सभी, ये बैटरी भी किससे जुड़ा हुआ है, X Y, एक ही बिंदु से। ये तीनों संधारित्र किससे जुड़े हैं, एक ही बिंदु X Y के बीच में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन कहलाता है वो संयोजन कहलाता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अर्थात ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्र की पहली प्लेटें, तीनों संधारित्र की पहली प्लेटें किससे जुड़ी, एक बिंदु पर, तथा दूसरी प्लेटें एक साथ किससे जुड़ी, Y बिंदु पर, एक अन्य बिंदु पर जुड़ी हुई। तो इन संधारित्रों का क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या हुआ है, C1 का पहला प्लेट X से जुड़ा, C2 का पहला प्लेट X से जुड़ा, C3 का पहला प्लेट X से जुड़ा, C1 का पहला प्लेट Y से, C2 का दूसरा प्लेट Y से, C3 का दूसरा प्लेट Y से। तीन के तीनों संधारित्र केवल
एक्स वाई के बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन संधारित्रों को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया। ये बैटरी भी कहां पर स्थित है? इन्हीं बिंदुओं के बीच में स्थित है। मतलब C1, C2, C3 और यह बैटरी चारों कहां हैं? एक्स वाई के बीच में स्थित है। अब जब बैटरी को जोड़ा जिसका वोल्टेज V है, तो इसमें आवेश प्रवाहित होने लगेगा। और जब इसमें आवेश, मान लेते हैं कि आवेश कितना प्रवाहित होता है? Q प्रवाहित होता है। तो जब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो यहां से क्या हो रहा है? इसका रास्ता बदल रहा है। और जब इसका रास्ता बदल रहा है तो जैसे देखिए हमारे पास एक ये पाइप है। ठीक है, अब एक रास्ता इधर गया, ठीक है, दूसरा रास्ता इधर गया और तीसरा रास्ता इधर गया। ऐसे ये 3 रास्ते गए। इधर से क्या हो रहा है? इसमें पानी प्रवाहित हो रहा है। जब इसमें हम लोगों ने 20 लीटर पानी प्रवाहित किया तो कुछ पानी इस रास्ते में जाएगा, कुछ पानी इस रास्ते में जाएगा, कुछ पानी इस रास्ते में जाएगा। मतलब तीनों रास्तों में ये 20 लीटर पानी क्या होगा? बंट जाएगा। रास्ता बदल रहा है तो ये 20 लीटर पानी क्या होगा? बंट जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जब इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो यहां से ये 3 रास्तों में बंट रहा है, एक C1, एक C2 और एक C3 की तरफ। और तीनों रास्तों में जब बढ़ रहा है तो तीनों संधारित्रों का जो आवेश होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। हम मान लेते हैं कि पहले संधारित्र का ये प्लेट प्लस Q1 और ये माइनस का Q1, ये प्लस का Q2 और ये माइनस का Q2, ये प्लस का Q3 और ये माइनस का Q3 आवेश हो जाता है। मतलब यहां से जो आवेश चला वो तीनों में Q1, Q2 और Q3 के रूप में बट गया। लेकिन 3 के तीनों संधारित्र और यह बैटरी चर क्या है? एक ही बिंदु के बीच में स्थित है। और जब एक ही बिंदु के बीच में स्थित है तो बिंदुओं पर क्या निर्भर करता है? बिंदुओं पर विभव निर्भर करता है। ठीक है, विभव बिंदुओं पर निर्भर करता है। और विभव क्या है? सभी विभव एक ही बिंदु के बीच में स्थित हैं। मतलब इसका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? इसका विभवांतर नियत होगा। इसका जो विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा? नियत होगा। लेकिन इसका जो आवेश है, आवेश क्या है? आवेश नियत नहीं है। आवेश नियत नहीं है। नियत नहीं है मतलब सभी संधारित्रों में आवेश की मात्रा अलग अलग है। C1 में आवेश की मात्रा Q1, C2 में आवेश की मात्रा Q2 और C3 में आवेश की मात्रा Q3 है। ठीक है, हम लोगों ने श्रेणी क्रम संधारित्र में ये देखा था कि उसमें रास्ता नहीं बदल रहा था। और जब रास्ता नहीं बदल रहा था तो आवेश नियत था। लेकिन वहां पे सभी संधारित्र अलग अलग बिंदुओं पर थे और अलग अलग बिंदुओं पर थे तो उनका विभवांतर भी क्या था? अलग अलग था। समांतर क्रम संधारित्र में बिंदु हमारे पास एक ही है, एक्स वाई। और जब बिंदु एक ही है, बिंदु अलग अलग नहीं है, मतलब इसका क्या होगा? विभवांतर नियत होगा। लेकिन इसका पथ क्या है? इसका रास्ता क्या है? अलग अलग है। और जब रास्ता अलग अलग है तो ये 20 लीटर पानी अलग अलग बढ़ जाएगा। किसी में 5, किसी में 10, किसी में 5, 2, 7, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बट जाएगा और बटेगा मतलब यहाँ आवेश भी क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। अब जब इनका संयोजन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? तुल्य संधारित्र। और तुल्य संधारित्र हम मान लेते हैं हमारा ये क्या है? C।
सी हमारा क्या है, ये तुल्य संधारित्र है। अब तुल्य संधारित्र जब बना तो ये क्या हो गया, बिंदु x, ए हो गया बिंदु y। इधर क्या जुड़ा है, बैटरी जुड़ा हुआ है जिसका विभवांतर कितना है, v है। इसमें q आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब ये क्या हो गया, तुल्य। ये तीनों मिलकर एक कोई कार्य है जिस कार्य को तीन लोग मिलकर कर रहे थे, ठीक है। अब उसी कार्य को उतने ही समय में कोई एक बंदा कर रहा है, तो क्या है, एक बंदा तीन बंदों के तुल्य हुआ। एक बंदा द्वारा किया गया कार्य तीन बंदे द्वारा किए गए कार्य के तुल्य हुआ। अर्थात तीन बंदों ने एक कार्य को जितने समय में किया, एक अकेला बंदा उसी कार्य को उतने ही समय में पूरा किया। मतलब एक बंदे के द्वारा किया गया कार्य और तीन बंदों के द्वारा किया गया कार्य क्या है, तुल्य है। अर्थात ये तीन संधारित्रों का जितना मान है वो तुल्य इस संधारित्र के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और इसका आवेश कितना हो गया, इसका आवेश Q हो गया। और ये आवेश कितना के बराबर है, Q1, Q2 और Q3 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, तुल्य हो रहे हैं। तीनों के द्वारा किया गया कार्य मतलब तीनों का आवेश बराबर एक अकेले का आवेश। इन तीनों को क्या किया, हम लोगों ने जोड़ दिया। अब पहले संधारित्र C1 के लिए Q1 का मान, पहले संधारित्र का आवेश कितना है, Q1 है। तो Q1 इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा है C इक्वल टू Q बटे V। मतलब Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो पहले संधारित्र C1 के लिए Q1 इक्वल टू क्या होगा, C1 इंटू V। V तो सभी का बराबर है, ठीक है। फिर दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र C2 के लिए Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V, ठीक है। तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र C3 के लिए Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू V, ठीक है। इतना हो गया। अब तीनों संधारित्र के लिए जब इतना हो गया तो हम ये क्या है हमारा तुल्य, तो तुल्य संधारित्र के लिए, तुल्य संधारित्र के लिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C तुल्य इंटू V। V क्यों होगा, क्योंकि V भी तो x y के बीच में ही है, x y के बीच में ही तो है। और x y के बीच में भी है तो V क्या होगा, सभी का बराबर होगा। C1 का विभवांतर, C2 का, C3 का और इस बैटरी का सभी का विभवांतर क्या होगा, नियत है, मतलब एक समान होगा। क्लियर है इतना। हम इनको अब नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब परिपथ से देखिए, अब परिपथ से क्या मिलेगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तुल्य आवेश का मान, तुल्य परिपथ में आवेश का मान कितना, तीनों संधारित्रों को हमने जोड़ा तो तीनों संधारित्रों को जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे एक ही पद बनाएंगे तो इधर अगर पानी का प्रवाह हो, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इनका मार्ग एक हो जाए तो टोटल पानी का मान अगर 20 लीटर है मात्रा तो यहाँ पर कितना होगा, 20 लीटर ही तो होगा। उसी प्रकार तीनों को हमने जब जोड़ के तुल्य परिपथ बना दिया तो Q का मान कितना होगा, तीनों आवेशों के योगफल के बराबर होगा। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 से मान रख देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान
रखने पर जब हम मान रख देंगे तो Q का मान कितना है, C तुल्य इंटू V इक्वल टू Q1 का मान कितना है, C1 इंटू V प्लस Q2 का मान कितना है, C2 इंटू V प्लस Q3 का मान कितना है, C3 इंटू V। V क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, तो C तुल्य इंटू V बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब दोनों पक्षों में V है तो हम V को क्या करते हैं, V को काट देते हैं। अब जब V कट जाएगा तो बचेगा क्या, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब हमारे पास 3 संधारित्र हैं तो हमको जो तुल्य धारिता मिलेगी वो तुल्य धारिता तीनों धारिताओं के योगफल के बराबर होगी। फिर से हमको C तुल्य बराबर क्या मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों संधारित्रों की धारिताओं का योगफल। अगर हमारे पास यदि n संधारित्र हो तो n संधारित्र हो तो C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश 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 प्लस Cn तक, मतलब सभी संधारित्र की धारिताओं का योगफल तुल्य धारिता के बराबर होगा। ठीक है, ये है समांतर क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र। हमने श्रेणी क्रम में क्या पाया था, तुल्य धारिता 1/, तुल्य धारिता बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये प्राप्त हुआ था। समांतर क्रम में उसका उल्टा मिला कि तुल्य धारिता बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। बहुत ही आसान और इजी है इससे न्यूमेरिकल वाले सवालों को हल करना। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, मैं इसको मिटा के लिखता हूं, इसका फटाफट फोटो खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हैं 3 निष्कर्ष जो इससे प्राप्त होते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, इस संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक धारिता के योग के बराबर होती है, अर्थात C तुल्य जो है वो क्या है, प्रत्येक धारिता मतलब C1 C2 C3 डैश 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 Cn धारिता है मान लेते हैं। प्रत्येक धारिता के योग मतलब सभी के योग के क्या होती है, ये बराबर होती है। बहुत ही आसान है, इसको हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है वो क्या कहता है कि परिपथ का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, नियत होता है। हम जानते हैं एक सूत्र कि Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। अगर इसमें V क्या है, नियत हो जाए, ठीक है, नियत हो जाएगा तो Q अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। मतलब जितना धारिता की मान होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, आवेश का मान होगा। C के क्या हो रहा है, आवेश धारिता के अनुक्रमानुपाती हो रहा है। इसका मतलब ये है कि Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 देखेंगे तो हमको मिलेगा C1 अनुपात C2 अनुपात C3। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है तो हमको ऐसे ही प्राप्त होगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट कहता है कि संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता, समांतर क्रम में हम लोगों ने जोड़ा तो जो तुल्य धारिता है संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता से भी अधिक होगी। कहने का मतलब यदि हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1 1 फैरेड का, C2 2 फैरेड का और C3 मान लेते हैं 3 फैरेड का है, तो जो तुल्य धारिता हम प्राप्त करेंगे C तुल्य बराबर क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
6 फैरेड। सबसे अधिक क्या था जो हम लोगों ने प्रयोग किया था? 3 फैरेड। तो तुल्य धारिता 3 फैरेड से भी अधिक प्राप्त हुई। कहने का मतलब कि तुल्य धारिता संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता से भी क्या है? अधिक है। क्लियर है? अब देखिए, हम लोगों ने शुरू में क्या लिया था कि हमारे पास 2-2 फैरेड के 2 संधारित्र हैं, लेकिन हमको परिपथ में जरूरत है 4 फैरेड की। और जब 4 फैरेड की है तो अब हम क्या करेंगे? इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। और जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C तुल्य बराबर क्या मिलेगा? 2 + 2 = 4 फैरेड। और 4 फैरेड की ही तो हमको जरूरत थी। तो जब हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार धारिता में परिवर्तित कर सकते हैं, तो फिर हम मार्केट से बार बार क्यों खरीदें? यही था ना हमारा संयोजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी कि हमको दिए गए संधारित्र में से अपनी इच्छा अनुसार संधारित्र प्राप्त करना। यही हमने किया। हमको 2-2 फैरेड के 2 संधारित्र दिए हुए हैं। यदि हमको 1 फैरेड प्राप्त करना है तो दोनों को क्या किया हम लोगों ने? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। यदि हमको 4 फैरेड की धारिता प्राप्त करनी है तो दोनों को हमने क्या किया? समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है? इसी आवश्यकता के कारण संधारित्रों का संयोजन किया गया। और इसी संधारित्रों के संयोजन से ही हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। इनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है, मक्खन की तरह आसान है, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो। मैंने अपनी तरफ से पूरा ये कोशिश किया है कि आपको बहुत आसान शब्दों में ये समझ में आ जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से और किसी सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के समय में भी सभी का पढ़ाई निर्विघ्न रूप से जारी रह सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी अध्याय का एक नया टॉपिक लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।